नमस्कार। जनपद पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखता है, जो सीधे देश से सरोकार रखता है, और उन मुद्दों को उठाते हैं जिस पर हम आपकी राय मतों के माध्यम से भी रखते हैं। आज जनमत में हम एक ऐसे मुद्दे को उठाने वाले हैं जिसकी चर्चा सड़क से लेकर संसद तक हो रही है, जिस पर खूब जमकर राजनीति हो रही है, जिसे लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का जवाब दरअसल राजनीति से मिल रहा है। लेकिन असल में जवाब है क्या, वो जानने का ही आज प्रयास करेंगे। हम बात कर रहे हैं देश की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना अग्निवीर योजना की। अग्निवीर योजना जब से सामने आई है तब से हमने लगातार देखा कि विपक्ष लगातार इस योजना को लेकर कई सवाल उठाता रहा। कई तरीके से यह भी कहा गया कि इस योजना से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। अग्निवीर योजना से देश के युवाओं को छला जा रहा है। अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये तमाम प्रश्न आपने देखे होंगे कि इन दिनों संसद में भी गूंजे। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? क्या वाकई जो अग्निवीर योजना है उसे लेकर विपक्ष जो परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहा है वो उसकी हकीकत है, या फिर हकीकत सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है? ये सब कुछ आइए जानने का प्रयास करते हैं। आज मेरे साथ जनमत में बहुत खास मेहमान हैं, बहुत खास अतिथि हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। बीडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसा कि मैंने अपनी ओपनिंग में ही ये बताया और देश भी ये देख रहा है कि अग्निवीर योजना जब से आई है, ये योजना अपनी अच्छाई के लिए कम, अपनी कमियों के लिए ज्यादा जानी गई, और इन कमियों को उजागर करने में विपक्ष का बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन सबसे पहले इसीलिए मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि देश के सामने बहुत क्लियर हो जाए फंडा कि आखिर अग्निवीर योजना है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, और किस उद्देश्य को, किस मूल भावना को रखकर इसे देश के सामने रखा गया। बीडी मिश्रा जी। अग्निवीर योजना का जो उद्देश्य है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है भारत की जो सेनाएं हैं उनके एफिशिएंसी से, उनके कारगर होने से, उनकी क्षमता से। यह सबको मालूम है कि कोई भी आर्मी यदि जवान होगी, यंग होगी, तो अच्छा लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर मनुष्य के लाइफ में होता है। उसमें क्षमता, उसमें कुर्बानी की एक मादा, उसमें एक बढ़ चढ़ काम करने का इरादा, यह तीनों चीजें होता है अगर आदमी जवान होता है। तो अग्निवीर योजना का उद्देश्य यह है कि हम अपनी आर्मी को जवान रखें। एक दूसरा, इसका जो दूसरा बड़ा पक्ष है वो ये है कि इसमें जो लोग आएंगे उनका क्या रोल होगा, उनकी क्या क्षमता होगी, उनके क्या कल्पनाएं होगी, उनकी क्या सोच होगी, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, यह दूसरा प्रश्न आता है। तो पहले प्रश्न का तो साफ जवाब यह है कि यह अग्निवीर योजना यह भारत की सुरक्षा को बेहतर बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। भारत की सेनाओं को यंग बनाएगी, कोई दो राय नहीं है। अब उनकी बात जो कि इसमें आ रहे हैं, तो उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वो 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे, 4 साल की उसमें ट्रेनिंग करेंगे और उनकी सर्विस भी होगी। जब वो 4 साल के बाद जाएंगे तो उनके लिए तमाम सुविधाएं आज मुहैया हो रही हैं जो कि उनको एम्प्लॉयमेंट देंगी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि वो क्या है, तो उसमें जो क्वांटिफाइड रिजर्वेशन है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 10%, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में पे लेवल 1 10%, पे लेवल 2 5%, रेलवे पुलिस फोर्स 10%। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीएसयूज एंड कोस्ट गार्ड 10%। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसमें जूनियर असिस्टेंट 10%, नॉन कोर फंक्शंस ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी 10%। तो टोटल ये जो बनता है यह काफी ज्यादा बनता है, और इसमें तमाम लोग एब्जॉर्ब भी होंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब योजना शुरू हुई थी तो मैं गवर्नर था
अरुणाचल प्रदेश का। जी। और उस वक्त तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि मुझे थोड़ा सदमा पहुंचा। लोगों ने अग्निवीर के खिलाफत में ट्रेन जला दी, गाड़ियां जला दी, पोस्ट ऑफिस जला दिया, सरकारी घर जला दिए, और ऐसी ऐसी बातें हुई जो कि एक सभ्य देश में नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं सोचा कि मैं जरा चेक करूं कि भविष्य के लिए जो अग्निवीर हैं उनके भविष्य के लिए हमारी सरकारें क्या सोचती हैं। तो उस वक्त उत्तर पूर्व के राज्यों में उत्तर पूर्व के एरिया में 8 राज्य थे। मैंने 8 राज्यों के चीफ मिनिस्टरों से बात किया। मैंने कहा कि जब ये अग्निवीर लोग 25% वहां ऑब्जर्व हो जाएंगे, 75% जब आएंगे तो उनके लिए आप क्या करेंगे। ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था उस वक्त जिसने हमको यह नहीं आश्वासन दिया कि हम उनको एब्जॉर्ब करेंगे, जो हमारे स्टेट के हैं वहां आते हैं वहां से हम एब्जॉर्ब करेंगे। नहीं तो बीडी जी, देखिए बीडी जी, मैं इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जिसे दूर करना ही सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। जैसे आपने कहा कि एब्जॉर्ब करना ये आप लोगों का उद्देश्य है, और आपने उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए लक्ष्य भी रखा है। आपने अभी बताया भी कि किन किन मंत्रालयों में बाकायदा इसकी सुविधा है, लेकिन ये परसेप्शन अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, ये मैसेज क्लियर नहीं हो पाया है। अभी भी विपक्ष ये कहता है कि 4 साल के बाद जो युवा हमारा सेना में था वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। अभी आपने अगर देखा हो तो बहुत दुखद घटना इधर बीते हफ्तों में आई कि एक युवा ने तो बाकायदा सुसाइड कर लिया, ये सोच के कि उसके भविष्य का क्या होगा। तो ये जो परसेप्शन है, नेगेटिव नैरेटिव जो है वो अभी सेट हो चुका है। आप उस परसेप्शन को कैसे तोड़ेंगे? कितने ऐसे अग्निवीर हैं जिनके लिए आपने जैसे कहा कि बहुत सारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्या उनकी तरफ से आप लोगों के सामने रोड मैप दे दिया गया है? क्लैरिफाई करिए सर प्लीज। एक बात यह मैं कहना चाहूंगा कि किसी चीज को क्लैरिफाई करना एक पॉइंट होता है, एक पक्ष होता है। उसको न समझना, जानबूझ के न समझना, जानबूझ के कंट्रोवर्सी उस पर खड़ा करना दूसरा उसका साइड होता है। मैं ये नहीं कह सकता हूं आज कि इसमें कहां तक क्या हो रहा है, लेकिन यह बात तय है कि जब डिफेंस मिनिस्टर, देश के रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होके एक भाषण देते हैं या आश्वासन देते हैं या एक आंसर देते हैं और उसी को कहना कि ये गलत है, पार्लियामेंट में जब बोल रहे हैं तो मैं क्या समझूं कि हम समझा नहीं पा रहे हैं या लोग समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये बातें जो मैं बता रहा हूं, ये बातें बहुत दिनों से तीनों, हमको याद है, तीनों सेना के चीफ बैठ करके डिफेंस सेक्रेटरी के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की थी और इन बातों को उन्होंने समझाया था। लेकिन यह कंट्रोवर्सी स्टॉप नहीं होने देना चाहते हैं। प्रोबेबली आज संभवतः ऐसा लग रहा है। तो क्लैरिफिकेशन कहीं पर कमी है नहीं, क्योंकि आज के दिन में इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि कोई भी चीज छुपाई नहीं जा सकती है और कोई चीज छुपी नहीं रह सकती है। तो आज हम ये कहें कि ये कैसे समझाएं, लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये दोनों अलग बातें हैं। क्योंकि जब ये शुरू हुआ था उस वक्त ट्रेन जलाने का तो कोई मुद्दा था नहीं, रीजन नहीं था। लोगों को सड़क पर गाड़ी, उनके शीशे तोड़ने का नहीं था, पोस्ट ऑफिस जलाने का कोई नहीं था। तो ये मैं इसमें नहीं मैं इंडल्ज होना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो अग्निवीर का जो ये प्रोग्राम है, इसके बारे में जो लोग अग्निवीर हैं, मेरा आर्मी से अभी तक कांटेक्ट है। हालांकि मैं 1995 में रिटायर हुआ था, लेकिन अभी भी मेरा बहुत अच्छा कांटेक्ट है। मैं आर्मी जहां पर मैंने बटालियन कमांड किया था, जब मेरा कमीशन हुआ था, वहां मैं जाता रहता हूं। हर ऑफिसर, जवान से लेकर के हम लेफ्टिनेंट जनरल तक और जनरल तक मैं मिलता रहता हूं। अभी उनका जो इनपुट हमको आता है और जो मैंने खुद देखा है वो मैं बताना चाहता हूं आपको जी। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भी हाल में
थोड़े दिन पहले मैं 7 मद्रास बटालियन में गया था। इस बटालियन को मैंने कमांड किया था 1978 से लेकर के 1981 तक। तो जब मैं वहां गया, किसी पलटन में मैं जाता हूं तो मैं कहता हूं भाई मैं 5 वहां पर लोगों को, पलटन के लोगों को जो अच्छा काम करते हैं मैं प्राइज दूंगा और स्टेज पर बुला के प्राइज दूंगा। तो जब इस बार मैं गया तो उन 5 लोगों में से एक लड़का अग्निवीर का था, जबकि वो पॉपुलेशन में 1/5 भी नहीं है, वो भी अवार्ड में आया। फिर जितने भी अग्निवीर के लोग थे उनसे मैंने बात भी किया, क्योंकि उनको बुलाया गया था कि भाई बात करो। और जो भी मैं रिपोर्ट मुझे मिल रही है कि अग्निवीर वाले अपनी ट्रेनिंग, पलटन में काम, पलटन में डिसिप्लिन, अपना खुद की जिम्मेवारी कैसा निभा रहे हैं, तो इसमें लोग उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। पहले जवान का कंपटीशन अपने से होता था कि आज मैंने बीपीईटी में जो रन किया जी। वो मैंने 9 मिनट में किया, कल मैं इसको 8 मिनट में करूंगा। आज जो अग्निवीर का जवान है वो कहता है कि मेरा कंपटीशन मुझसे तो है ही, मेरा कंपटीशन मेरे साथियों से भी है कि मैंने प्रूव करना है कि मैं बेटर हूं। अब आप ये सोचिए कि जब पूरे अग्निवीर ये भावना लेके 4 साल काम करते हैं तो उनका एज ह्यूमन बीइंग, एज ए यंग मैन, उनका क्या लेवल हो जाता होगा। उनकी ट्रेनिंग, उनका कॉम्पिटिटिव नेचर, उनका एब्जॉर्प्शन, उनको गाइडेंस और उनको जो माहौल मिलता है यूनिट में, रेजिमेंटल स्पिरिट, दैट इज लॉयल्टी, वो कितनी बढ़ती होगी। तो जब वो बाहर आएंगे तो जो मैंने कहा वो परसेंटेज तो मिलेगा ही। मान लो नहीं मिला, तो वो जब किसी सिविल फर्म में जाएंगे कोई इंटरव्यू में, उन्हीं के साथ एक लड़का दूसरा आएगा जो उसी डेट ऑफ बर्थ का है, तो किसको लेगा वो आदमी? वो कहे भाई हम तो इसको प्रेफर करेंगे। तो क्या हुआ है कि दे हैव बीन प्रिपेयर्ड एट द कॉस्ट ऑफ, उनको तैयार किया गया है सरकारी कॉस्ट पर, एक अच्छे माहौल में, टू बी अ बेटर पर्सन एंड टू बी द बेस्ट पर्सन टू बी हायर्ड। सबसे अच्छा आदमी हायर हो जाए ऐसे सिविल सोसाइटी में या ऐसे बिजनेस प्रेमिसेस में जिसका कोई मुकाबला नहीं। जी, लेकिन सर देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 4 साल के बाद जो युवा सामने होगा वो एक बहुत अलग युवा होगा, उसका कोई सानी नहीं होगा। लेकिन इन सबके बीच में मुद्दा ये उठता है कि आपने कहा कि सेना को जवान रखना, ये लक्ष्य रखा गया और इस लक्ष्य की उद्देश्य पूर्ति के लिए ही अग्निवीर योजना को आधार बनाया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रही है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर युद्ध की नौबत आती है तो युद्ध को लेकर जो प्रभावशीलता होगी, जो भावना होनी चाहिए वो भावना नजर नहीं आएगी, प्रभावशीलता कम हो जाएगी। क्या ऐसा है? अग्निवीर योजना को लेकर ये बात भी आती है सामने। क्या आप बिलीव करती हैं क्या? नहीं सर, मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन देश में अगर ये प्रश्न उठता है तो इसका जवाब तो चाहिए होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जी। देखिए 1962 वार के बाद मैं उस वार में था। उसके बाद इमरजेंसी कमीशन आई थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन आई। तो 65 की वार हुई और 71 की कारगिल वार हुई। इसमें जो मैक्सिमम गैलेंट्री अवार्ड मिले वो इन्हीं लोगों को मिले। यही जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थे या इमरजेंसी कमीशन थे या ऐसे लोग थे। क्यों? क्या उन्होंने ये सोचा कि मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन का हूं इसलिए मैं क्यों लड़ूं? ये कहने वाली बात हमको बड़ी आश्चर्यजनक लगती है, क्योंकि वो आदमी जो है 4 साल तक, 3 साल तक उसने या 2 साल तक जिस माहौल में वो रहा है और उसको राष्ट्रीयता उसके कूट कूट भर दी गई है, और वो देखता है कि हमारा बड़ा भाई हमसे सीनियर लांस नायक या हमारा कैप्टन जो हमसे 3 साल की नौकरी वाला ही है, वो भी लड़ाई में आगे सीना खोल के जा रहा है।
उसके दिमाग में यह बात नहीं आएगी। यह दिमाग में बात आती है खुराफातियों के, जो इसको अपोज करना चाहते हैं। और ये बात वो कहते हैं क्योंकि वो कभी आर्मी के बारे में उनको शायद इत्तला नहीं है, न तो जानने की कोशिश की, और अगर जानते भी हैं तो भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उनको सूट करता है पॉलिटिकल। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो भावना है, मैं तो ये कहता हूं कि मैं लद्दाख में हूं और मैं इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में था। वहां पर और यहां पर सिविलियन अपने पीठ पर एम्यूनिशन लेके फौजियों के साथ गए, उसमें कई कैजुअल्टी हो गए। और जब मैं अरुणाचल में था तो हमको एक बुढ़े आदमी ने अपनी पीठ दिखाई जिस पर उसके काले काले धब्बे थे। उसने कहा कि ये एम्यूनिशन बॉक्स ले जाते हुए ये हमारा चमड़ा छिल गया था। तो जब ये भावना आती है तो मेरे ख्याल से जो ये लोग कह रहे हैं कि वह क्या सोचेगा, शायद ये उन लोगों की कमी है, राष्ट्रीयता की उन लोगों में कमी है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। अग्निवीर में कमी नहीं है जी, ये बड़े अफसोस की बात है। और ये हमको जो तटस्थ लोग हैं, आपको जैसे लोग, आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं, आप वास्तविकता जानना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई रियलिटी तो कुछ और है, कहा कुछ और जा रहा है। और रियलिटी यह है कि ये अग्निवीर के जितने लोग हैं ये योद्धा हैं। ये कभी भी, भारत चाहता नहीं है कि लड़ाई हो, लेकिन अगर होगी लड़ाई तो यही लोग ऐसा लड़ेंगे कि जितने गैलेंट्री अवार्ड होंगे उसमें शायद इनका शेयर बहुत ज्यादा रहे। ये योद्धा तो है सर, लेकिन यही बात तो कही जा रही है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है और इन योद्धाओं को अगर युद्ध लड़ना पड़ता है और अगर उसमें अगर इनको अपनी ये देश पर कुर्बान होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो इन्हें क्या शहीद का दर्जा, बलिदानी का दर्जा मिलेगा? ये बड़ा प्रश्न, मूल प्रश्न है सर। ऐसा है कि इसमें ये बेसिक कैजुअलिटी बोनाफाइड मिलिट्री ड्यूटी पर है, फिजिकल कैजुअलिटी जो कि बोनाफाइड ड्यूटी पर नहीं है, और जो वो ड्यूटी वो कैजुअलिटीज है जो कि वार में होगी। सबके लिए निश्चित है कि क्या किसको मिलेगा। इन लोगों को वही पैसे मिलेंगे जो कि एक सोल्जर को मिलते हैं, और कुछ जगह पर इनको ज्यादा मिलेंगे। जैसे इंश्योरेंस में इनसे पैसे नहीं काटे जा रहे हैं, लेकिन इनको पूरा इंश्योरेंस मिलेगा। सिर्फ इसमें एक ही चीज इनको नहीं है, क्योंकि इनकी पेंशनेबल सर्विस नहीं है, इसलिए इनको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सब चीजें इनको मिलेंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनको ना मिले। शहीद का दर्जा मिलेगा सर? शहीद का दर्जा मिलेगा, जिसे लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, क्या वो दर्जा मिलेगा? देखिए एक बात बताऊं जी, शहीद का दर्जा तो उन लोगों को भी मिल रहा है जो कि सिविलियन है, वार फ्रंट पर गए हैं। तो ये जो एक शहीद का दर्जा है, इनका नाम भी लिखा जाएगा जो शहीद स्मारक है, उन पर इनका नाम अंकित होगा। शहीद स्मारक पर बाकायदे इनका नाम होगा, स्वयं सो। उसमें यह नहीं लिखा होगा कि अग्निवीर थे, डिफरेंस नहीं किया जाएगा कि अग्निवीर थे या रेगुलर सोल्जर थे, ये शहीद हुए हैं। तो ये जितने भ्रम उठाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये भ्रम मिथ्या है, लेकिन भ्रमों की उठाने की कोई कमी नहीं है लोगों की, और न तो कोई लिमिटेशन है, इनकी हदबंदी भी नहीं है। ये उठाए जाते रहेंगे, आप कुछ भी करें, लेकिन तथ्य समझने के लिए इनको ओपन माइंड रखने की जरूरत है, और वो चूंकि ओपन माइंड नहीं है इसलिए बातें हमेशा आ रही हैं। जी, बहरहाल जो जिस तरीके की बातें हो रही है, क्योंकि युवाओं को जोड़ना है अग्निवीर में, इसलिए युवाओं के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं सर। प्रश्न ये भी होता है कि एक अंतर क्या है, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर भर्तियां हो रही हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है, उस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न भी मैं आपसे आगे करूंगी, लेकिन उससे पहले जो ज़ील हुआ करता था सेना को लेकर, वो ज़ील थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि युवा शायद वो बात नहीं समझ पा रहे हैं जो अभी आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर
आप ये कैसे कह रही हैं कि जील कम हुआ है? मैं तो यूनिट में जा रहा हूं, वहां पर मैंने अभी उदाहरण दिया आपको जी। कि मैंने इन लोगों को देखा, और जब मैंने पूछा कि भाई तुम लोग पलटन के लिए हर मुश्किल में, क्योंकि हमारी पलटन जा रही थी हाई एल्टीट्यूड में, तो मैंने कहा कि पलटन के लिए हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हो और हमारे सब मद्रासी सोल्जर हैं, कहाँ के? तमिलनाडु के, केरला के, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटका के, तो क्या उस कड़ी व्यवस्था को तैयार हो जूझने के लिए? सबने कहा हाँ, और इतनी आवाज लगाई कि पूरे कैंपस में सुनाई पड़ी। तो सर, हरियाणा तो और पंजाब जैसे राज्यों से जहां से सबसे ज्यादा सेना में भर्तियां हुआ करती थी, जहां वहां की संख्या थोड़ी कम हुई है, वहां पे क्या ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है? मैं बता रहा हूं आपको, जी। जो ये संख्या कम हुई है आप बता रही हैं अग्निवीर की, आज अल्टरनेटिव्स काफी लोगों के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हरियाणा है और जैसे राजस्थान है, जैसे पंजाब है, वैसे ही तो तमिलनाडु है, केरल है, वैसे ही कर्नाटका है, वैसे ही आंध्र प्रदेश है, वैसे ही तेलंगाना है। तो हमको तो हमारे यहाँ जो वैकेंसी दी जा रही है, वैकेंसी फुल हो रही है, लेकिन रैलीज भी देखिए आप, रैलीज भी आ रही हैं। तो यह कहना कि चूंकि ये जो अग्निवीर की का जो ये सिस्टम निकला है अग्निपथ का, यह गड़बड़ है इसलिए है, मैं नहीं मानने को तैयार हूं। यह तो ठीक। भ्रम फैलाया जा रहा है, और यह भ्रम इतना फैलाया गया है आज 2 वर्षों में कि यह युवा को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। इसमें यह भी फैक्टर है, यह फैक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गैर जिम्मेदाराना जितने बयान इस पर हो रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों को जाने हुए, उन पर भी मैं समझता हूं कि एक ऐसा लांछन है कि वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, बिना तथ्यों को जाने हुए परसेप्शन बनाने का प्रयास है। मैं इसीलिए हम ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं सर, क्योंकि आप सेना के पूर्व अधिकारी भी रह चुके हैं। आप इस योजना को बहुत अच्छे से देश के युवाओं के सामने रख सकते हैं। अब थोड़ा बेसिक पर आते हैं। अग्निवीर योजना, आपने उद्देश्य सामने रखा कि सेना को निरंतर जवान रखना है, लेकिन एक बेसिक अंतर क्या है? जो नियमित सैनिक है और अग्निवीर, इसके बीच में अंतर क्या है, और अग्निवीर के यूएसपी क्या है? देखिए, अग्निवीर आप जानती हैं कि ये एक कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये हर जगह होता है, और जहां पर कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है, जहां पर यह है कि भाई 60 साल तक नौकरी करने हैं, तो वहां पर डेड वोट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसका कोई हदो हिसाब नहीं है। मैं कई जगह गवर्नर रहा हूं, अभी यहाँ पर हूं, मैं तो देखता हूं कि लोगों की परफॉर्मेंस किस तरीके से है। जो कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस नहीं है वो बहुत ही लो तरीके से चली जाती है, और यहां पर यह कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस है, यह सबसे बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो योजना है सोच समझ के लाई गई है। अब इस पर एक चीज आप और सुन लीजिए कि इंडियन आर्मी में या इंडियन आर्म फोर्सेस में हमेशा से हर स्टेज पर रिव्यू होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, इंप्रूवमेंट होते हैं, बेटर प्रोस्पेक्ट्स लाए जाते हैं, बेटर सिस्टम लाया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में प्रोग्रेसिव थिंकिंग कितनी है और प्रोग्रेसिव वर्क कितना है। जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन मिला था 1961 में, तो उस वक्त मेरी पे 460 रुपए महीने थी। मेरे साथ जो जवान आए थे सेंटर से, यंग सोल्जर, उनकी पे थी 45 रुपीज पर मंथ। रेशियो क्या था कि जवान का 1 था तो अफसर का 11 से जाता था, 11 था। आज के दिन में क्या है? आज के दिन में चूंकि डिस्पाइट, माने इसके अलावा, इसके साथ साथ कि सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक रिमूव हो गई है, अब रेशियो आता है, अगर जवान का 1 है
पे, तो जवान का 2 पॉइंट समथिंग है, सॉरी, अगर जवान का 1 है तो अफसर का 2.1 समथिंग है। एक बात। दूसरी बात, ये जो वन रैंक वन पेंशन आई है, इंप्रूवमेंट की बात मैं कर रहा हूं लगातार जी। 2014 के पहले 45 साल तक सभी अफसर, सभी जवान ये कहते रहे कि भाई एक रैंक तो एक पेंशन होनी चाहिए। यह कैसे कि एक रैंक से रिटायर हुआ उसको 100 रुपए पेंशन मिल रही है, और उसके बाद जो रिटायर हो रहा है उसी रैंक में उसको 500 मिल रही है। तो जब मुझे पेंशन मिली तो मेरी पेंशन 1800 रुपए महीने थी। 1993 में, 95 में मैं 2 बार रिटायर हुआ, 1993, फिर हमको 2 साल का एक्सटेंशन मिला, उसी रैंक में आया, उसी जगह आया, उसी रोल में आया, फिर 95 में रिटायर हुआ। तो उस वक्त 1800 रुपए महीने मेरी पेंशन थी। ठीक। मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे थे, वो पास कर चुके थे 12th, अब 1800 रुपए में गुजारा करना था। लेकिन जब वन रैंक वन पेंशन आई 2014 के बाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने दिया। तब जब मैं गवर्नर हुआ उस वक्त मेरी जो पे थी, पहली पे आई, वो पेंशन से सिर्फ 6000 रुपए ज्यादा थी। आज के दिन में प्रोग्रेसिवली जो रिफॉर्म हो रहे हैं इंडियन आर्मी में, कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि मैं अपनी पेंशन में नहीं रह सकता हूं या मेरी पेंशन कम पड़ रही है, अगर उसकी ठीक आदतें हैं जी। और इसी के साथ साथ जब हम लोगों की पे बढ़ी, हाँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर की पे बढ़ी, तो आज के दिन में भी मेरी पेंशन, हमारे जो आज की पे है उससे 60% से ज्यादा है। पेंशन 50 से ज्यादा नहीं होती है जी। ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। नहीं सर, लेकिन ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, लेकिन अग्निवीर के लिहाज से कर देखिए ओआरओपी तो डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ मैं एक बात कर रहा हूं जी कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि आज का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अग्निवीर को भूल जाएगा, अब बाकी सबको याद रखेगा। नहीं, शीर्ष नेतृत्व भूलेगा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, खुद आर्मी के अंदर से भी आवाज उठी थी सर, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा, कि पेंशन लोड को कम करने के लिए ये योजना लाई गई। तो जी, इकोनॉमिक्स तो एक एंगल होता है, इकोनॉमिक्स एक एंगल होता है हर चीज में। जब बजट बनता है इंडिया का तो उसमें हर चीज में ये कहते हैं कि भाई इसको शिक्षा को कितना दें, इतना दें, फिर हेल्थ को कितना दें, इतना दें, फिर सड़कों कितना दे, इतना दे। तो ये चीजें कंसिडर होती हैं, और ये जो देश नहीं कंसिडर करता है वो देश उसी तरीके से जाएगा जैसे कि हंगरी गया जी। वहां पर यह हुआ कि तनख्वाह देने को नहीं रह गया। हमारे कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर इन्होंने यह नहीं फॉलो किया फार्मूला, तो हमें यह पता लगा तनख्वाह में नहीं मिली टीचर को। ठीक। तो ये कंसिडरेशन, ये विजडम की कंसिडरेशन है, और ये हर जगह, हर देश में, हर कंट्री में, हर फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये फॉलो होता है। लेकिन मेन एम ये नहीं था। मेन एम तो यह था कि भाई हाउ टू मेक आवर आर्मी यंग, अपनी आर्मी को हम कैसे जवान बनाएं। ठीक। अब वो जब हम जवान बनाने के लिए चले तब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, अरे तो बड़ा गड़बड़ है, बिना सोचे समझे कि है क्या। आज भी मैं दावे से कह सकता हूं कि तमाम लोग हैं, और मेरे ख्याल से सभी लोग हैं जो ये जानते हैं कि यह क्या है, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना, यह बात सामने आ रही। ठीक है, विरोध के लिए विरोध विपक्ष कर रहा है, और लेकिन मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के बी डी मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और उन्होंने जिस तरीके से तमाम जो विरोधी हैं उनको आईना दिखा दिया है। अग्निवीर योजना दरअसल ये वो योजना है जो सेना को केवल जवान नहीं रखती है, बल्कि हमारे युवा को इस तरह से तैयार करती है जो देश के लिए, समाज के लिए एक रत्न बनकर सामने आएगा। और जो तमाम भ्रांतियां हैं उसका बड़ी ही
महत्वपूर्ण तरीके से, बखूबी तरीके से बी.डी. मिश्रा जी ने इसका जवाब दिया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। हमारे पास समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस सीमित समय में भी अग्निवीर योजना को लेकर जो भ्रांति फैलाई जा रही है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, उन तमाम भ्रांतियों और कन्फ्यूजन्स के ऊपर आज एक ऐसा जवाब आया है जो सीधे तौर पर युवाओं तक पहुंचेगा। अग्निवीर योजना से जुड़ने वाले उन तमाम युवाओं को ये इंटरव्यू एक बार नहीं बार बार देखना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर योजना केवल 4 साल के लिए नहीं, आने वाले संपूर्ण भविष्य के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जनमत में अब बात कर लेते हैं पालकी यात्रा की, पंढरपुर यात्रा की। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की आषाढ़ी पालकी यात्रा जो आलंदी से पंढरपुर की ओर चल रही है, इस पालकी यात्रा में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी शामिल हुए हैं। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी हर साल की तरह इस साल भी संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा में उपस्थित हैं। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा का दर्शन किया। यात्रा के दौरान पालकी यात्रा प्रमुख योगी निरंजन नाथ महाराज ने डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का आदर सम्मान भी किया। इस यात्रा में चल रहे साधु संत और लाखों वारकरी भक्तों ने संवाद भी किया। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी से अपनी मन की बातें साझा की। इस संवाद के दौरान इस यात्रा में शामिल हुए डॉक्टर सुरेश चौहान के जी और स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज ने सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ दीपक चौहान से खास बातचीत की। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा में शामिल हुए हैं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान की जी है। सर, आप ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा में आज चल रहे हैं, कल तुकाराम महाराज जी की पालकी में चले, क्या बताएंगे? बिल्कुल, और आज तो भारतानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ हैं। हम पिछले लंबे समय से इस वारी में प्रतिवर्ष आते हैं, खुद भक्त के नाते भी, और हमको भी इस वारी का महत्व समझाते हैं। अब देखिए, अब बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए, ये छोटी बच्ची दिखाइए, ये छोटी सी बच्ची भी इसमें चल रही है और बुजुर्ग भी इसमें चल रहे हैं। ये इसकी विशेषता है इस वारी की। इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सारे लोग वारकरी बनके, मतलब भक्त बनके, पंढरपुर के भक्त बनके चलते हैं। तो इस समानता का इससे ज्यादा प्रतीक क्या हो सकता है? आजकल महाराष्ट्र में जातिवाद बहुत फैलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ किसी को किसी की जाति पता नहीं है, सारे भक्त हैं। ये संदेश देने का काम हजारों वर्षों से यहाँ होता है और लाखों लोग हैं। दिखाइए उधर पीछे भी जरा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इसमें चल रहे हैं और वो सारे एक ही भाव के साथ चल रहे हैं। तो हमारा भी उद्देश्य है कि हम सुदर्शन के दर्शकों तक ये अभूतपूर्व वारी को पहुंचाएं जो महाराष्ट्र में चलती है और हिंदुस्तान को भी पता होनी चाहिए। जी बिल्कुल महाराज जी, आप पिछले 30-35 साल से ज्ञानेश्वर महाराज जी की इस पालकी यात्रा में चलते हैं। महाराज जी, क्या अनुभव रहा आपका 35 साल के लिए? बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। और जो हमारी संप्रदाय वारकरी समाज है, तो सभी जाति पंथ सभी लोग हैं इसमें, सभी समाज के लोग हैं। और जैसे सर जी ने कहा, गरीब अमीर कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। और इसलिए वारी संतों ने जो शुरू की है वारी में, ये सांस्कृतिक एक कितना बड़ा उत्सव है और हर वर्ग का व्यक्ति है यहाँ में इस वारी में। और कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों तप यहाँ मिलते हैं चलने के बाद। और धूप हो, कड़ी धूप हो, बारिश हो, बरसात हो, फिर भी लोग भजन में और तल्लीन होकर चलते हैं। तो ये वारी की विशेषता है और समानता है। और इसलिए दुनिया के कई देश के लोग इसमें आते हैं अभ्यास करने के लिए, और लोगों ने आना चाहिए और देखना चाहिए कितना एक समता और यहाँ पर एक प्रेम भक्ति भाव से लोग चलते हैं। और ये वारी हर साल नित्य हर्षवार्षिक उत्सव है। और आलंदी नहीं, देहू और अलग अलग संत, हाँ, संत निवृत्तिनाथ महाराज त्र्यंबकेश्वर नासिक से पालकी आती है। संत एकनाथ महाराज जी की पैठण संभाजी नगर से आती है। मुक्ताबाई विदर्भ, संत गजानन महाराज सेगांव से। तो कर्नाटक से भी कई पालकी यात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र के अलग अलग प्रांत, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और गुजरात, सूरत हो, तमिलनाडु, कई राज्य से लोग आते हैं। तो यहाँ
जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, वर्णवाद कुछ नहीं है। यहाँ वैष्णव और एक सनातन धर्म का कितना बड़ा प्रतीक है, त्योहार है, उत्सव है। और सब लोग भजन में पूरा भेदभाव मिटाकर चलते हैं और भक्ति भाव से ये वारी प्रतिवर्ष वारी करते हैं। इसमें राजनीतिक लोग हैं, सभी क्षेत्र के, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सभी क्षेत्र, शैक्षणिक, बिल्कुल निमंत्रण नहीं है। तो हर साल का उत्सव है और इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। और सुदर्शन न्यूज अपना पिछले कई सालों से पूरी वारी आलंदी से पंढरपुर तक कवरेज आप लोग करते हो। तो सुदर्शन के दर्शक जहां भी होंगे देश विदेश में, तो ये एक बड़ा त्योहार, सनातन धर्म का एक उत्सव देखते हैं, दर्शन होता है। तो मैं सभी दर्शकों को कहूंगा, एक बार आप अवश्य इस वारी को अनुभव कीजिए और पैदल आइए चलने के लिए और पंढरपुर यात्रा अवश्य आइए। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर शिरडी से पधारे हुए प्रमोद जी। प्रमोद जी, आप भी हर साल वारी में आते हैं, इस साल आप खुद चल भी रहे हैं, आपकी भी परंपरा है, और खास करके शिरडी के साईं बाबा के यहाँ से आप इस वारी में आते हैं। शिरडी के साईं बाबा से हम आ रहे हैं। मैंने शिरडी से पंढरपुर तक 3 बार मेरे पत्नी के साथ वारी की है। अभी इस साल सुरेश जी के साथ मैं अभी आनंदी नरेश माउली की पालकी में मैं अभी यहाँ पे इनके साथ आया हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो समारोह जो है माउली की पालकी का, ये इतना बढ़िया है। इतने लाखों लोग तन मन धन से बिना थकान से पालकी पाई वो जाते हैं और पांडुरंग का आशीर्वाद देते हैं। इस साल बारिश भी ठीक तरह से हुई है। अभी भी आज भी बारिश का मौसम है, थोड़ा हल्का सा बारिश अभी भी चालू है। तो सब शेतकरी जो है हमारे किसान भाई, वो भी सब खुश हुए। इसीलिए इस साल पालकी में किसान लोग ज्यादा आए हुए और सब लोग पांडुरंग माउली को सब लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी भक्ति भाव से और हरिनाम के गजर से सभी लोग जो है लाखों की संख्या में इस पंढरपुर यात्रा में शामिल हुए। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज। तो भक्ति और संस्कृति का संगम इस वारी यात्रा में दिख रहा है। ये यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि वो सामाजिक यात्रा है जो लोगों को लोगों से, आत्मा को आत्मा से जोड़ती है। वारी यात्रा से जुड़ी हुई बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। तो आनंदी से पंढरपुर की वारी यात्रा निरंतर जारी है, सतत जारी है। और इस वारी यात्रा में संत तुकाराम महाराज जी की पालकी का आगमन अब काटेवाड़ी गाँव में भी हो चुका है। काटेवाड़ी बारामती लोकसभा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण गाँव माना जाता है। यहाँ की संस्कृति अपने आप में अनूठी है। यहाँ की संस्कृति को जानने का प्रयास किया सुदर्शन न्यूज संवाददाता प्रियंका लाठी ने। तुकाराम महाराज जी का पालकी का आगमन आज जो है वो काटेवाड़ी में हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सांसद सुप्रिया सुळे जी भी है और जो विधायक है अजित पवार जी, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और धोती जिसे हम भारतीय जो ट्रेडिशनल वस्त्र है उसको रोड पे रेड कारपेट की तरफ फैला के संत तुकाराम महाराज जी की चरण पादुकाओं का स्वागत किया जाता है। ये सालों से चलती आई हुई परंपरा है। आप मेरे साइड स्क्रीन पे ये इसके विजुअल्स देख सकते हो। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। जैसे रेड कारपेट बिछाया जाता है वैसे ही रास्ते पर ये धोती बिछाई जाती है और इसके ऊपर जो है वो चल के संत तुकाराम महाराज जी की पादुकाएं को काटेवाड़ी में लाया जाता है। और इस प्रकार संत तुकाराम महाराज जी का जो पादुकाएं है उनका स्वागत काटेवाड़ी के जो लोग हैं वो करते हैं। और आप लाखों की भीड़ में यहाँ पे देख सकते हो जो वारकरी जो है वो काटेवाड़ी के जो स्थानिक यहाँ पे नागरिक है, ये भी संत तुकाराम महाराज जी की जो चरण पादुकाएं है इनके दर्शन के लिए यहाँ पे भीड़ मची हुई है। आगे की भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज काटेवाड़ी। तो यात्रा काटेवाड़ी पहुंची और बड़ी अनूठी परंपरा, बड़ी अनूठी संस्कृति के साथ यहाँ पर इस यात्रा का, पालकी का स्वागत किया गया। और बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, संस्कृति है जो पालकी यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। और ऐसी ही एक परंपरा है मेंढ्यांचे रिंगण। महाराष्ट्र की ये बहुत खास परंपरा है। ये परंपरा पालकी यात्रा के दौरान ही देखी जाती है। संत तुकाराम महाराज जी की पालकी यात्रा से जुड़ी हुई ये रिंगण परंपरा, मेंढ्यांचे रिंगण परंपरा क्या है, आइए आपको बताते हैं। काटेवाड़ी गांव में जब संत तुकाराम महाराज जी की पालकी आती है तो यहाँ पे मेंढ्यांचे रिंगण नाम की एक परंपरा सालों से चली आ रही है। मेंढ्यांचे रिंगण मतलब बकरे और बकरियां साथ में मिलकर संत तुकाराम महाराज जी की पालकी के गोल चक्कर लगाते हैं। ये परंपरा कैसे शुरू हुई? बहुत साल पहले इन जानवरों की बीमारी के कारण मृत्यु हो रही थी,
तभी एक दिन संत तुकाराम महाराज जी की पालकी यहाँ से गुजर रही थी, तो सारे लोगों ने इनसे प्रार्थना की और कहा कि हमारे जानवरों की जान बचा लीजिए। और तब से आज तक ये मेंढ्यांचे रिंगन की परंपरा चली आ रही है। भारत की प्राचीन संस्कृति में जैसे कण कण में भगवान है, ऐसा माना जाता है, उसी प्रकार काटेवाड़ी गांव में बकरियों की भी भगवान मानकर पूजा की जाती है। ये है अपनी हजारों साल पुरानी हिंदू संस्कृति का। तो अपने आप में अनूठी परंपरा, अनूठी संस्कृति। और आइए इसी से जुड़ा हुआ अब आपका मत भी जान लेते हैं। जन का मत क्या कहता है। हमने सवाल रखा कि पंढरपुर यात्रा धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है, उसकी सीख देती है। तो आप में से 99% लोग कहते हैं कि हाँ, पंढरपुर यात्रा धार्मिक और सामाजिक एकता का पर्याय है। केवल 1% ऐसे लोग हैं जो इस बात से सहमत नहीं है। और आइए अब बात कर लेते हैं मॉनसून की और मॉनसून से बढ़ रही आफत की। देश भर में मॉनसून ने दस्तक तो दी, लेकिन दस्तक के बाद जो तस्वीर आई वो बेहद खतरनाक आई। हर जगह बरसात हो रही है। देश में हुई बारिश से कई लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में यही बारिश आफत बन गई है। भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई है। कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। इंसानों के साथ साथ ये बारिश जानवरों पर भी खूब कहर बरपा रही है। किस तरीके से इस बार का मॉनसून राहत नहीं आफत बनकर टूटा है, आइए देखिए हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। बीते कई महीनों से भीषण गर्मी के कहर के बाद अब बारिश आफत बनकर आई है। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हुई बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा भी अवरुद्ध हुई है और कई जगहों पर राजमार्ग भी बंद है। भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है, तो वहीं कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बारिश और बाढ़ की चपेट में हिंदुस्तान के कई राज्य हैं। अगर देवभूमि उत्तराखंड का जिक्र करें तो यहाँ भीषण बारिश का कहर लगातार जारी है। यहाँ इस कदर बारिश हो रही है कि पहाड़ दरकने लगे हैं। उनका मलबा सड़कों पर आ रहा है, जो कई बार जानलेवा भी साबित हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने यहाँ के 9 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इससे प्रशासन भी चिंतित है। मौसम के खराब हालात के मद्देनजर चारधाम यात्रा पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदियां भी उफान पर है। यहाँ भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है, तो वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। नदियों के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही नदी के किनारे रहने वालों को सावधान रहने को भी कहा गया है। इसके अलावा कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ नदियों का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। मध्य और पूर्वी नेपाल के पहाड़ी हिस्सों में अब बरसात होती है, तो उसका असर बिहार पर पड़ता है और बिहार में तबाही होती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। बिहार की नदियां बरसात की शुरुआत से ही उफान पर है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा, दूसरी तरफ प्रशासनिक कुव्यवस्था, जिसमें पुल के पुल ढहे जा रहे हैं। बिहार में 17 दिनों में 12 पुल गिर गए। 18 जून अररिया में पुल गिरा। 22 जून सीवान में 30 साल पुराना पुल टूटकर गिरा। 23 जून मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया। 27 जून किशनगंज में 13 साल पुराना पुल बीच में धंस गया। 28 जून मधुबनी में जो पुल अभी बन ही रहा था, बनते बनते 25 मीटर के पुल की बीम टूट करके गिर गई। 30 जून किशनगंज में 15 साल पुराने पुल का खंभा बीच से धंस गया। 3 जुलाई सीवान में एक नहीं 3 जगहों पर पुल धराशायी हो गए। 3 जुलाई को ही सारण में एक नहीं बल्कि 2 पुल टूटकर नदी में गिर गए। बिहार में तो अभी मॉनसून ने दस्तक दी है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मधेपुरा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सौपाल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। असम में बारिश खौफ का दूसरा नाम बन गई है। कोई नहीं जानता कि पानी कब किसको अपने साथ बहा ले जाएगा। असम में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में कछार, दीमा, हसाओ, होजई, नगांव, चराईदेव, दरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, बजली, बक्सा, विश्वनाथ और लखीमपुर शामिल है। इस राज्य में अब तक बाढ़ से 52 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बारिश की वजह से हुए भूस्खलन और तूफान में भी 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। असम सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारी के मुताबिक यहाँ आई विनाशकारी बाढ़ की वजह से अब तक 114 जंगली जानवरों की भी मौत हुई है। हालात बिगड़ने के बाद भारतीय सेना को बचाव कार्य के लिए बुलाया गया है। असम राइफल्स की टीम ने बाढ़ प्रभावित हिस्सों में बचाव के काम को शुरू कर दिया है। वहीं भारी बारिश की वजह से गुजरात पानी पानी हो गया है। मॉनसून के भीषण जल प्रहार से सूरत जैसा शहर मानो तालाब में तब्दील हो गया है। सड़कें जैसे दरिया बन गई है। सूरत के आसपास से गुजरने वाली नदियां उफान पर है। पानी गांव और शहरों में घुस गया है। जूनागढ़ के 30 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। हजारों घर पानी की जद में आ चुके हैं। सूरत, कर्णावती, गांधीनगर, कच्छ, भरूच जैसे शहर बारिश से बेहाल नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में दक्षिण गुजरात के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन लोगों और सैलानियों से भी लगातार अपील कर रहा है कि बारिश में नदियों और झरनों के पास जाएं तो बहुत ही सावधान रहें। बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। बारिश और बाढ़ से लोगों के हाल बेहाल है। वहीं कई जगहों पर लोग जल बहाव की समस्या से परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण जानवरों की मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी भी बारिश से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली, बिहार, यूपी, उत्तराखंड में अभी भी बारिश की संभावना जताई गई है। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए कि किस तरीके की तस्वीरें पूरे देश से आ रही है। मौसम का रेड अलर्ट है। ये दस्तक है कि हमें भी सुधरना होगा। हम प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। जब तक हम उपभोग करेंगे तब तक ऐसे हालात बनते रहेंगे। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न भी है। आज हमने आपके सामने प्रश्न रखा था कि क्या आफत बनकर बरस रही है पहली बारिश? तो 82% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल बरस रही है। 18% लोग इससे सहमत नहीं है। 82% वो लोग हैं जो इस आफत को झेल रहे हैं। 18% जो स्थिति है उन जगहों की है जहां पर बारिश तो हो रही है लेकिन अभी आफत वैसी आई नहीं है, वैसी बदहाली नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि लोग डरे सहमे हुए हैं। और जनमत में अब बात करेंगे देश भर में उस बीमारी की तरह फैल रही जिहादी सोच की जो लगातार देश के लिए संकट बन रही है। वो जिहादी सोच जो हिंदू महिलाओं को कोई वस्तु समझती है। उत्तर प्रदेश के बरेली और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से तो कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं जहां जिहादियों का तांडव जारी है। देश में चल रहे जिहादी एजेंडे के प्रति आपकी नींद ये खबर खोल देगी, जहां जिहादियों के नाम भले ही अलग अलग थे लेकिन इनके एजेंडे और नियत में कोई अंतर नहीं था। रिपोर्ट देखिए। भारत इन दिनों जिहाद और कट्टरपंथियों के भयानक चपेट में है। आप माने या ना माने लेकिन ये सच है कि इन दिनों
भारत में जिहादी अल्पसंख्यक कार्ड के नाम पर अपना मजहबी एजेंडा धड़ल्ले से चला रहे हैं। फिर चाहे वो लैंड जिहाद हो या लव जिहाद, इस सोच को कोई नहीं झुठला सकता कि आज भारत का हर एक हिंदू नागरिक जिहादियों के निशाने पर है, और निशाने पर है वो हिंदू युवतियां जिन पर बुरी नजर डालने से ये कुकर्मी जिहादी जरा भी संकोच नहीं करते। उत्तर प्रदेश के बरेली और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई जिहादियों के तांडव की नई खबर देश में चल रहे जिहादी एजेंडे के प्रति आपकी नींद खोल देगी। जहां जिहादियों के नाम भले ही अलग अलग थे, लेकिन सबके एजेंडे और नीयत में कोई अंतर नहीं था। सबसे पहला मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के सीबीगंज इलाके का है, जहां बीते 6 जुलाई शनिवार को आलम उर्फ अमान उल्लाह एक हिंदू महिला को किराए का कमरा दिलाने के बहाने कमरे में ले गया और उस महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं विरोध करने पर आलम ने महिला को बुरी तरह से पीटा और महिला के कपड़े भी फाड़ दिए। यही नहीं, इस जघन्य अपराध के बाद उसने समस्त हिंदू धर्म की महिलाओं को गाली भी दी। इसके साथ ही उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर भी गाली देने का आरोप है। इस मामले में आलम के विरुद्ध दुष्कर्म, अपमानित करने, अभद्रता और धमकाने की धारा के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दिनांक 6/7/2024 को साया भोजीपुरा रेलवे स्टेशन के सामने रहने वाली एक महिला द्वारा एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र थाना सीबीगंज पर दिया गया, जिसमें उनका आरोप था कि मोहल्ले के रहने वाले अमान उल्लाह नाम के व्यक्ति ने उनको किराए का कमरा दिलाने के बहाने बाग में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इस प्रार्थना पत्र का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रार्थना पत्र पर बीएनएस की धाराओं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ महिला को 161 का कथन अंकित कर उसको चिकित्सीय तो ऐसी जिहादी सोच से निपटने के लिए संगठित होने की जरूरत है। हमने आज इसी पर से जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न पूछा। हमने पूछा कि हिंदू युवतियों के लिए जिहादी क्या सबसे बड़ा खतरा है, तो आप में से 98% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हिंदू युवती, हिंदू लड़कियां जिहादियों के निशाने पर हैं और जिहादी इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। 2% लोग इससे सहमत नहीं हैं। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हिंदू संगठित हो जाए। हम फिर से दोहराएंगे कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है, और जहां जहां हिंदू कटा है वहां वहां देश कटा है। इसलिए जरूरी है ऐसे जिहादियों के खिलाफ एकजुट संगठित होकर खड़े होने की। उम्मीद करते हैं बेहतर तस्वीर की। इसी उम्मीद के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।